ओके। ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये फंक्शंस कुछ पढ़े थे, है ना? ये सब कंप्लीट किया था, न्यूमेरिक फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन, ये सब, एंड डेट फंक्शन। आज हम लोग कुछ कन्वर्जन फंक्शंस और नल रिलेटेड एंड कुछ एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे। ओके। तो कन्वर्जन फंक्शंस में देखते हैं। कन्वर्जन जैसे कि टू कैर, अगर कोई नंबर डेटा टाइप है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे या कैसे करेंगे? ओके। तो ये भी सिंपल है। जैसे बस यहाँ लिखो टू कैर, यहाँ पर एक नंबर डाल दो, मान लो 10 है, फ्रॉम डुअल, खत्म। तो ये जो रिटर्न करेगा वो एज ए कैरेक्टर होगा। दिखने में तो 10 लग रहा, लेकिन इंटरनली वो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसका। ओके। ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान लो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज बैकअप टेबल है। ओके। और इसमें क्या है? नंबर डेटा टाइप, वेयर लेट्स से डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, आप यूजुअली जैसे यहाँ 90 डालते हो, करेक्ट? 90, 60, 30। तो ये डेटा टाइप क्या है? नंबर है। आप यहाँ ऐसे करके रन किए तो 90 मिल गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे इसी नंबर के आगे, पहले बताया था याद है जब लिटरल्स का मैं बता रहा था कि बस आगे में अगर सिंगल कोड है तो वो, अगर सिंगल कोड के अंदर डाल दिए तो इट विल ट्रीटेड एज कैरेक्टर। तो इसको अगर ऐसे रन करेंगे तो एज ऑफ नाउ ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर ले रहा है, इसलिए रन कर रहा है। मतलब इस साइड न्यूमेरिक है, इस साइड आपने कैरेक्टर पास किया। लेकिन जब आप इसको रन कर रहे हो तो ओरेकल बाय डिफॉल्ट इसको ये बहुत सिंपल है इसलिए इम्प्लिसिटली आसानी से कन्वर्ट हो पा रहा है, इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर रहा है इंटरनली जब ये रन कर रहा है। तो कई केसेस में इम्प्लिसिट कन्वर्जन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उस समय आपको न्यूमेरिक का एरर देगा। ठीक है। तो वैसे केसेस में कि अगर आपका यूजर इनपुट या कोई ऐसा डेटा है जो कैरेक्टर है और उसको आप चाहते हो कि बाद में वो नंबर में कन्वर्ट करे और उसके बाद कंपेयर करे, सॉरी, इधर तो टू कैर है, ऑलरेडी नंबर है, और अगर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके मैच करना है, या फिर एक काम करते हैं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से क्या लूँ, यहाँ पे कोई ऐसा डेटा टाइप उस टाइप का है नहीं। एम्प्लॉय बैकअप, एक काम करता हूँ मैं क्विकली, टेबल में चेंजेस करता हूँ। टेबल, टेबल नेम, ऐड डेप्ट आईडी, वर्कर टू, टेबल में कॉलम ऐड हो गया, है ना? एक कॉलम ऐड हो गया डेप्ट आईडी। अब मैं क्या करता हूँ, अब वो वर्कर है, ये वर्कर डेटा टाइप है, लेकिन ये पहले वाला जो डिपार्टमेंट था वो नंबर था। इसमें मैं कॉपी कर देता हूँ डेटा पहले, अपडेट दिस, सेट डेप्ट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट आईडी, चला गया डेटा, कमिट। अभी इसमें डेटा देखेंगे, दोनों में सेम डेटा है। ये नंबर डेटा टाइप है और इसमें नंबर है। ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, लेकिन इसमें जो वैल्यूज है वो नंबर्स ही हैं, बट उसको हम लोग कैरेक्टर कहेंगे, क्योंकि वो अंदर में कुछ भी डालो तो वो ए बी सी डी हो या न्यूमेरिक हो, सारे चीज़ कैरेक्टर्स ही हैं, करेक्ट? तो अगर यहाँ पे मैं सर्च में डेप्ट अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू कोई नंबर पास करूँगा, ओके, अब तो ये कैरेक्टर है, लेकिन इस साइड में क्या पास कर रहा हूँ? नंबर, करेक्ट? तो कई बार ऐसे में ये एरर देता है और कई बार इम्प्लिसिट कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको नंबर चीज पास करना और इधर इस साइड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कैरेक्टर, करेक्ट? तो इस नंबर को आप कन्वर्ट कर दो टू कैर में, यानी अब जो आप इनपुट नंबर है वो पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, देन इट विल बी कंपेयर्ड विद द लेफ्ट साइड वाला कॉलम, है ना? अब तो इधर भी कैरेक्टर है और ये भी, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी कैरेक्टर है, नाउ इट विल मैच। ठीक है। तो
ये यूसेज है उसका टू कैर का, कि अगर कोई नंबर है तो, लेकिन इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि आपको अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो वैसे कर दो आप। नहीं तो कुछ केसेस में काम करता है, कुछ केसेस में मतलब कभी एरर आता है। और इंसर्ट करते समय, या फिर अगर इंसर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो और इस कॉलम में डेटा डाल रहे हो और कोई न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट डाल रहे हो, तो बेटर है कि उसको टू कैर करके डाले, क्योंकि ये कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है ना नया कॉलम। तो दिस इज द यूज केस ऑफ टू कैर। तो टू कैर ऑफ नंबर, उसी तरह टू कैर ऑफ डेट। डेट को अगर आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो वैसे ही है। अगर कोई मतलब वैरकर का कॉलम है, जैसे ये कैसे है, ये डेट कॉलम है, इसी तरह कोई और कॉलम है जो एक्चुअली में वैरकर जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। या फिर सिर्फ दिस इज नॉट अबाउट द कॉलम ओनली, यहाँ पर जो मैंने कन्वर्ट किया ये सिर्फ यहाँ नहीं, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मान लो कोई वेरिएबल है, आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है ना, कोई एनोनिमस ब्लॉक लिखा आपका प्रोग्राम है, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया वी वैर करके, या उसका डेटा टाइप आपने रखा वैरकर टू, ठीक है। और प्रोग्राम के अंदर बिगिन एंड, अब यहाँ पे आप इसमें बहुत सारे मल्टीपल ह्यूज लाइन ऑफ कोड रहेगा, ठीक है। उस बीच में कहीं पर आपको इसमें कोई वैल्यू डालना है, असाइन करना है। तो आप अगर ऐसे डालोगे तो सम केसेस ये काम नहीं करे, तो आपको आप यहाँ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट में, आप इधर भी ऐसे करके यूज कर सकते हो, प्रोग्राम में भी, मतलब PL/SQL कंस्ट्रक्ट में भी। तो ये जितने फंक्शन, कल भी आपको याद होगा कि मैंने बाकी जो फंक्शन बताया, वो सिर्फ आपका वहाँ नहीं, सब बहुत हर जगह काम आएगा। तो इसी तरह टू कैर को आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये जो करेक्ट वेरिएबल है उसमें आपको कैरेक्टर एक्सपेक्टेड है। तो उसी तरह यहाँ पर टू डेट जो है, यहाँ टू कैर के सॉरी, टू कैर में आपने नंबर को कैरेक्टर किया, उसी तरह आप टू कैर में कोई डेट पास करो और उसको भी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो, और उससे आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। ये तो कल बताया था और पहले भी बताया था कि मान लो कि आपका है 11 फेब करके कोई डेटा है, मतलब डेट है, ओके। एंड इसमें कोई लेट से कि 11:16 50 सेकेंड्स AM है, और इसको आप अगर कन्वर्ट करके कोई दूसरे फॉर्मेट में डालना चाहते हो, कि यानी जो डेट आपका फील्ड है यहाँ पे, उस फील्ड से आप यहाँ पे कोई दूसरे फॉर्मेट में डालना चाहते हो, तो आप डाल सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपको अपने कैरेक्टर वाले कॉलम में या फिर कैरेक्टर वाले वेरिएबल में डालना है। तो वो आप ऐसे डाल सकते हो, जैसे dd ऐसे करके हमको डालना है, dd mon/yy, फिर HH 24 फॉर्मेट में, एंड mi मिनट, SS सेकेंड्स। इसमें AM PM की ज़रूरत नहीं क्योंकि 24 आवर का है। तो आप ये टू कर किसी डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, पहले टू कैर को डेट को आपको ऐसे करना होगा, इनवैलिड नंबर बोल रहा है। वाइट इज, शायद से पहले इसको सेम फॉर्मेट में डालना होगा। एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं ले रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ये ऑलरेडी कैरेक्टर में ही है, अच्छा सॉरी। वो हमने आपको जो बताया था वो टू डेट का था, यहाँ पर डेट पास कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी ये कैरेक्टर ही है, इसीलिए यहाँ डेट पास करना है ना, तभी तो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर, मैं ऑलरेडी कैरेक्टर पास कर रहा था। तो ये डेट टाइप हो गया, और उसको आपको किस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप कैरेक्टर में रिटर्न कर देगा डेटा। तो ये जो आउटपुट है
ये एज ए ऐसे सिंगल कोट समझो। ओके सर, मतलब ये जो आप बोल रहे हो कैरेक्टर नहीं है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी टेबल में कैरेक्टर थी क्या? नहीं, ये टेबल में आप अगर देखोगे, ये टेबल में यहाँ तो ये जो डेट कॉलम है ना, मतलब इसका डेटा टाइप डेट है। अगर यहाँ पे हायर हम्म। डेट डाल दूँ, लेट से काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हायर डेट में डाल दूँ, ठीक है। तो ये तो फील्ड है डेट टाइप, लेकिन हमें डेट से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये डेट है लेकिन ये रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर में और दूसरे फॉर्मेट में। तो डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम टू कैर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर डेट पास करेंगे और उसका फॉर्मेट बताएंगे कि किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, और उस फॉर्मेट में वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ये एक तरह का स्ट्रिंग है, मतलब समझ लो कि स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट अ डेट। ये डेट जैसा दिख रहा है लेकिन ये मतलब टेक्स्ट है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है। अब ये टू कैर को पहले भी मैंने बताया होगा आपको कि आप टू कैर को आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, करेक्ट। जैसे कि टू कैर अभी नंबर वाला दिखाया आपको वेयर क्लॉज में। एक मिनट, हाँ, इसको मैं पहले नोटपैड में एक जगह सैंपल डाल देता हूँ आप लोग के लिए। एग्जाम्पल, हाँ, यहाँ पे अब ये टू कैर को आप वेयर क्लॉज में भी यूज कर सकते हो, फिर यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, मतलब पी एल एसक्यूएल में। अब जैसे वेयर क्लॉज में कैसे यूज करेंगे, तो मान लो कि हायर डेट है, हायर डेट का मुझे क्या चाहिए, किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ईयर पार्ट लूँगा और इधर मैं ईयर पास कर दूंगा। कौन सा ईयर है इसमें, पहले इतना रन करते हैं। यहाँ पर 2003 है, 5 है, 1 है, 6 है, 7 है। तो 6 का देखते हैं, 2006। ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ईयर का चाहिए, तो आप इसमें से हायर डेट में सिर्फ ईयर पार्ट निकालो, तो ये कैरेक्टर में यानी 2006 रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर डेटा टाइप, और इधर इस साइड भी मैं कैरेक्टर डेटा डेटा टाइप डाल रहा हूँ, करेक्ट, सिंगल कोट में। तो ये मैच कर जाएगा। इसको रन करोगे तो ये सारा डेटा 2006 का ही देगा। उसी तरह आपको कोई मंथ और ईयर का चाहिए, मान लो कि मंथ में आपको भी चाहिए, तो यहाँ पे आप मान लो दिसंबर 2006 चाहिए, तो दिसंबर 2006 का निकालोगे तो एक डेटा है ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा इनपुट, तो DEC कर दो, है ना। और इधर में के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा MON, या फिर ऐसे डैश कर दो, सेपरेट कर दो, तो सिर्फ एक मंथ और ईयर का निकलेगा। तो वो आप जैसे चाहो वैसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको इनपुट भी उस तरह से देना होगा सेम फॉर्मेट में, है ना। तो ये यूज केस है टू कैर का। आप मतलब किसी भी डेट को कन्वर्ट कर सकते हो, कैरेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, और उसको इधर भी यूज कर सकते हो। चलो, ठीक है। तो टू कैर नंबर और डेट हो गया, उसी तरह टू डेट है। अब यहाँ उल्टा है, टू कैर जो डेट को पास किया और मुझे कैरेक्टर मिला था, अब कैरेक्टर पास करूँगा, अगर मुझे डेट चाहिए होगा तो क्या करेंगे, कि कहीं पे मान लो कोई वेरिएबल में वैल्यू है, या यूजर ने इनपुट किया इस फॉर्मेट में डेटा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, मान लो यूजर ने ऐसा फॉर्मेट में डेटा हमको दिया, तो वो तो करेक्टर है। उसको मुझे डेट में पहले कन्वर्ट करना होगा, और देन वी कैन, है ना, कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप डेट में कन्वर्ट नहीं करोगे आप डेट का कोई फंक्शन यूज़ नहीं कर पाओगे, जैसे कि ऐड मंथ, लास्ट डे, लास्ट, ये सब बताए थे ना। ये सब फंक्शंस कल बताए थे ना, ये ऐड मंथ, लास्ट डे, मंथ बिटवीन, नेक्स्ट डे। तो वो ये सब काम हाँ सर। करता है डेट फंक्शंस पे। तो अगर आप चाहोगे कि इसके ऊपर कोई डेट फंक्शन अप्लाई करे तो एरर देगा, क्योंकि डेट फंक्शन के अंदर जो इनपुट होता है वो डेट ही पास होना चाहिए, कैरेक्टर नहीं। या फिर कोई डेट कॉलम में आप इंसर्ट करने जा रहे हो, तो आप ऐसे इंसर्ट करोगे तो वो प्रोबेबली इट विल गिव एन एरर, है ना।
तो पहले उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे टू डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, वैसे ही कैरेक्टर को डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पर एग्जांपल लेते हैं, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ टू कैर के जगह पे लिख देंगे टू डेट, और इस बार यहाँ पे डेट पास नहीं होगा, उसके जगह पे मैं ये पास करूँगा कैरेक्टर, जो मैंने शुरुआत में किया था यहाँ पे, याद है। तो इस बार यहाँ कैरेक्टर पास करूँगा और ये कन्वर्ट करके मुझे डेट रिटर्न करेगा। तो कैरेक्टर में जो यहाँ फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, मुझे वही फॉर्मेट यहाँ लिखना होगा, आप अलग नहीं लिख सकते, क्योंकि मुझे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक तो एक स्ट्रिंग है, ये हो सकता है जैसे कि एक तरह से समझ लो ये नेम है कुछ, करेक्ट। तो कन्वर्ट करते समय उसको कैसे पता चलेगा कि कौन वाला कंपोनेंट डेट का है, कौन वाला कंपोनेंट मंथ है, कौन वाला ईयर है, कौन सा आवर है। क्योंकि हो सकता है कि यूजर इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख के रखा हो, मान लो कि देखो जरूरी नहीं कि यूजर ऐसे ही लिखे, हो सकता है कि यूजर के जो लिखने का तरीका हो, यहाँ पे 9 दिसंबर है ना, तो यहाँ पर होगा 12-09, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्मेट होता है कि मंथ पहले लिखते हैं, ईयर डेट बाद में लिखते हैं, करेक्ट। और अगर हमारे यहाँ पर ऐसे होता है 902, ऐसे 9 दिसंबर, करेक्ट। तो ओरेकल कैसे समझेगा कि ये जो 9 है वो डे है, मतलब डेट है या फिर मंथ है, शुरुआत में जो आ रहा है कंपोनेंट, करेक्ट। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि जो पहला जो कंपोनेंट है वो कोरस्पॉन्ड टू दिस, फिर सेकंड जो कंपोनेंट आ रहा है कोरस्पॉन्ड टू दिस। तो यहाँ मुझे उसी स्टाइल में फॉर्मेट में लिखना होगा, सो डैट कि वो एक दूसरे से मैप करेगा कि ये जो कंपोनेंट है वो डेट है, फिर यहाँ पर DEC लिखा हुआ है तो वो मंथ है। तो मान लो DEC की जगह पे मान लो यहाँ 12 है, तो यहाँ पर मुझे डालना होगा, ठीक है। तो समझेगा कि ओके, जो सेकंड कंपोनेंट है वो मंथ को बिलोंग करता है, जो थर्ड कंपोनेंट है वो ईयर को बिलोंग करता है। आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है, तब वो समझेगा और फिर उस हिसाब से कन्वर्ट कर पाएगा। समझ में आ रही बात। इधर जैसे ही फॉर्मेट चेंज होगा, आपको इमिडिएटली इस साइड भी फॉर्मेट चेंज करना होगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग कि मतलब क्या है मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट जैसा रहेगा, डेट टू मतलब जो इनपुट का यूजर का रहेगा वैसा ही आपको यहाँ भी एग्जैक्टली देना है, अदरवाइज इट विल नॉट कन्वर्ट। अब यहाँ AMPM का फॉर्मेट है तो AMPM फॉर्मेट यहाँ डाल दिए, बाकी सब तो HHMI है। तो ये अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं इसको। तो इसने कन्वर्ट कर दिया, जैसे ही कन्वर्ट करेगा तो जैसे पहले नॉर्मल दिखता था ना, ये देखो डेट कॉलम उस तरीके से दिखना शुरू हो गया। हालांकि उसके अंदर ये आवर मिनट सेकंड रहते हैं, आपको पहले भी बताया था कि, लेकिन वो दिखता नहीं है शुरुआत में, उसको आपको देखना होगा तो टू कर करके देख सकते हो। तो ये अब जो डेटा है ये डेट है, अब इसके ऊपर आप कोई कैलकुलेशन करोगे, जैसे कि मान लो ऐड मंथ ही करके देखते हैं, ठीक है। ऐड मंथ इसके ऊपर, मतलब मैंने पूरे को ब्रैकेट में ले लिया है यहाँ से यहाँ तक। अब ऐड मंथ करना है, कितना करना है, मान लो 2 महीने करना है, ओके। और एक काम करते हैं, इसको जो ओरिजिनल है इसको ओरिजिनल को इधर रखते हैं, ठीक है, और ऐड मंथ को अलग से रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 9 दिसंबर है 2006, तो 2 महीना ऐड करेंगे तो 9 फरवरी होना चाहिए आउटपुट। अच्छा, ऐड मंथ्स, ठीक है। तो ये जो आपका था ओरिजिनल डेटा 9 दिसंबर, ये देखो 9 फरवरी 2007। लेकिन अगर इसी को फिर से कॉपी पेस्ट करूं और यहाँ पर बिना टू डेट किए हुए, यानी जो डेटा जो मैंने बताया था कि यूजर ने इनपुट किया था वो कैरेक्टर ही रखते हैं, अगर ऐसा, यानी इस ऐड मंथ के अंदर डेट पास करने की जगह पे सीधा वो कैरेक्टर कैरेक्टर ही पास करे, हालांकि सेम फॉर्मेट है, और उसको टू कैर करेंगे, तो विल इट वर्क और नॉट, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो एरर देगा, डेट फॉर्मेट पिक्चर एंड्स बिफोर कन्वर्टिंग इंटायर इनपुट स्ट्रिंग, इस तरह का, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डेट है कि ये पहला पार्ट मंथ वाला है, या फिर ये डेट है ये मंथ है, या फिर ये चीज़ क्या है,
तो उसको स्पेशली पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन, इसलिए हम लोग टू डेट करते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। कहाँ गया? ठीक है, उसी तरह टू टाइम स्टैम्प है, जैसे डेट में कन्वर्ट किए वैसे टाइम स्टैम्प में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर टू नंबर है, तो टू टाइम स्टैम्प में भी कुछ खास नहीं है, सिंपल ही है। टाइम स्टैम्प में आपको बताया था कल की एक्स्ट्रा एक कंपोनेंट होता है जो आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर टू डेट के जगह पे टू टाइम स्टैम्प कर दो, उसमें सारे कंपोनेंट्स वही होते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते हैं। तो लेट से यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है ना यहाँ पर, ये उसके बाद कुछ फ्रैक्शन दे दो, मान लो कि 555 या कुछ भी, और यहाँ पे एस एस यानी सेकंड्स के बाद डॉट एफ एफ यानी फ्रैक्शन। तो ये टू टाइम स्टैम्प हो गया। ये टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट हो गया, देखो 55 यानी सेकंड का 555वां हिस्सा, यानी हाफ सेकंड कह सकते हो, या फिर पता नहीं, ये मतलब सेकंड्स का पार्ट है, सेकंड्स का फर्दर मिली सेकंड कह सकते हो। ठीक है। तो ये टू टाइम स्टैम्प, अगर कहीं पर आपको कन्वर्ट करना है ऐसे डेट, उसको कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत है, या फिर आपको कॉलम में इंसर्ट करना है या कोई वेरिएबल में डालना है, तो वो सब कर सकते हो। ठीक है। उसी तरह एक और होता है, टू टाइम स्टैम्प अंडरस्कोर टी जेड, मतलब ये टाइम जोन वाला में अगर कन्वर्ट करना है, तो टाइम जोन वाला में टाइम स्टैम्प के साथ साथ टाइम जोन भी होता है ना। तो इसको वापस से कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया है। मान लो कुछ टाइम जोन इन्फॉर्मेशन डालना है, कि टाइम जोन में कन्वर्ट करना, कोई डेटा आ रहा है उसमें टाइम जोन है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डेटा में टाइम जोन कैसा दिखता है, यूजुअली ऐसा रहता है ना, 05 +30 हमारे इंडिया के लिए, करेक्ट। फिर अलग अलग होता है कि -0800 मतलब -8 आवर्स, या फिर +230, इस तरह से अलग अलग टाइम जोन होता है, करेक्ट। तो वो टाइम जोन अगर डेटा है आपका, अच्छा यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ ऐसा कॉलन होगा आवर एंड मिनट, ये प्लस है कि माइनस है, मतलब कि ये जो टाइम जोन है वो 5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है, या 5.5 घंटा पीछे है, या फिर 2 घंटा आगे पीछे है करेंट टाइम से। तो ये उसको बताता है। तो इसको दिखाने के लिए इसका फॉर्मेटिंग में यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखोगे TZH, H फॉर आवर, यानी ये आवर पार्ट है, फिर कॉलन, फिर TZ मिनट यानी M। तो आप ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर आवर और मिनट को, और इसको फिर फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा टू टाइम स्टैम्प TZ में, TZ मतलब टाइम जोन। ओके, तो देखो यहाँ कन्वर्ट हो गया, मैंने एक इतना ही रन किया, हालांकि कितना भी रन करो एक ही आएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया, देखने में लग रहा है वैसा ही, लेकिन ये इंटरनली इसका जो डेटा टाइप है वो टाइम जोन है। ओके, तो इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ टाइम स्टैम्प के बाद टाइम जोन TZ। लेट्स कॉपी दिस, इसको हटाओ, रिप्लेस। नेक्स्ट क्या है, इसमें सिर्फ टू नंबर बचा है। तो टू नंबर वैसे ही है जैसे कैरेक्टर में नंबर डाले थे तो वो कैरेक्टर रिटर्न किया था, उसी तरह टू नंबर में कैरेक्टर डालेंगे तो वो नंबर रिटर्न करेगा। लेकिन किसी भी नंबर को कैरेक्टर बनाना आसान है, कैरेक्टर को नंबर बनाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है, बताता हूँ। जैसे कि मान लो आप पहले क्या कर रहे थे, टू कैर, और उसके अंदर कोई नंबर डाल रहे थे, इनपुट कैरेक्टर मान लो नंबर डाले, तो उसको कैरेक्टर बना दे रहा था आसानी से। ठीक है। अगर इसके अंदर टू कैर के अंदर आप गलती से अगर कोई
कैरेक्टर भी डाल दोगे तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, वो ऑलरेडी कन्वर्ट कर लेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे टू नंबर अगर करना है, ठीक है, और उसके अंदर कोई कैरेक्टर पास कर रहे हैं जैसे कि 90, तो ये एज ए कैरेक्टर है ना इतना, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो नंबर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टू नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें डिजिट्स के अलावा अगर कोई अल्फ़ाबेट्स आ जाए इस तरह से गलती से, या कोई स्पेस आ जाए, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम कि वो उसको फिर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसने स्पेस रिमूव कर दिया, लेट से कि कोई ऐसा चीज़ आ जाए ABCD, तब वो एरर दे देगा, इनवैलिड नंबर। तो टू कैर में आसान ये था कि इसमें तो आप सिंगल कोड के अंदर नंबर डालो या कोई भी अल्फ़ाबेट्स डालो, ये क्योंकि अल्टीमेटली उसको कैरेक्टर करना है तो एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज कैरेक्टर। टू नंबर में है कि आपका सिंगल कोड के अंदर नंबर ही आने चाहिए, नंबर मतलब डिजिट्स, उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर ABCD या कोई भी चीज़ आएगा तो वो उसमें एरर देगा। तो जब भी आप टू नंबर कर रहे हो अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी इधर या फिर, तो आपको ध्यान देना होगा कि टू नंबर में जो इनपुट आएगा, आप जिस चीज़ को कन्वर्ट करने जा रहे हो, मेक श्योर कि उसमें हमेशा डिजिट्स ही आए, अदरवाइज आपका प्रोग्राम में एरर देगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब टू नंबर क्यों करेंगे, कि मान लो आप क्या आप जैसे कि यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं टू नंबर, हमें करने की ज़रूरत क्यों है कि अगर ऐसा लिखे 90 + 90, कैलकुलेशन ऐसा लिख सकते हैं ना डुअल में, या फिर डुअल में या फिर नीचे कहीं पर कोई वेरिएबल का वैल्यू में प्लस माइनस कुछ भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये रिटर्न मुझे क्या कर रहा है 180। लेकिन अगर मैं क्या ऐसे लिखूँ 90 + 90, तो वो कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम होगा, बिकॉज दिस इज कैरेक्टर एंड दिस इज नंबर, वो जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो नहीं करेगा इसमें। ठीक है, यहाँ ये कर रहा बिकॉज इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर रहा, मैक्सिमम केस में फेल होगा, ये मत सोचना कि ये आ रहा है तो सही है, यहाँ इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर रहा है इसलिए आज हो जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपका बहुत सारा कैलकुलेशन फेल करेगा, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे प्लस प्लस तो करने वाले नहीं हो, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स करोगे या फिर कुछ अच्छा कैलकुलेशन करोगे, सम ऑफ या फिर एवरेज या कोई चीज़ निकालोगे आप कैरेक्टर वाले पे, तो आपको आउटपुट सही नहीं आएगा। तो इसलिए बेटर कि पहले इसको भी कन्वर्ट कर दो ऐसे टू नंबर में। ठीक है, एंड देन यानी ये पार्ट नंबर है, ये भी पार्ट नंबर है, उसके बाद इसके ऊपर आपको जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना है वो कर सकते हो। ठीक है, मान लो ऐसा, फिर इसके ऊपर डिवाइडेड बाय टू, या फिर इसके ऊपर फिर और कोई कैलकुलेशन, या फिर एवरेज काउंट, बहुत तरह का यूज केस है अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। करेक्ट, तो वो सब आपको अप्लाई करना है तो आप बेटर होगा कि ये सब यूज कर लो। जैसे कि आपको डेट में कैसे बताया कि आपको ऐड मंथ या फिर डेट का जो भी फंक्शंस यूज करना है तो पहले अंदर के पार्ट को डेट में कन्वर्ट करो, यानी अंदर डेट पास होना चाहिए। उसी तरह नंबर या अर्थमेटिक के जो आपको बताए थे हमने यहाँ, है ना, एब्सोल्यूट, सील, फ्लोर या ये सब राउंड, ये सब सब तब काम करेगा क्योंकि इसके अंदर जो पास होते हैं पैरामीटर वो होते हैं नंबर्स। तो आप उसके अंदर कैरेक्टर पास करोगे तो वो सही नहीं है, तो आपको ऐसे पास करोगे तो इट विल वर्क बेटर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो ये कुछ कन्वर्जन, ऐसे कन्वर्जन फंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप बेसिक पहले इतना करो, क्योंकि उसके बाद जब आप इतना समझोगे फिर आप प्रोग्राम में और अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद ही फिर दूसरे फंक्शंस को ढूंढ करके सर्च करके या उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। ये सब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो सब आपको बताए। फिर कुछ नल रिलेटेड फंक्शंस है जैसे एनवीएल, एनवीएल2, कोइलीज, नल इफ, ये सब क्या है ना, तो ये सब बताते हैं। हम्म
एनुअल क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, तो उसके बदले में कोई वैल्यू आप दिखाना चाहते हो क्या? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें मैनेजर आईडी फर्स्ट केस में मिसिंग है, नल है ना। आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एनवीएल होता क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, एनवीएल को इज नल और इज नॉट नल का भी आपको बताया था, याद है? तो वैसे ही अगर आपको इज नॉट नल और नल से तो हर समय काम नहीं चलेगा। कई बार आपको मान लो कुछ फिल्टर अप्लाई कर रहे हो और उसमें आपको काम चाहिए, या फिर उसके बदले में कोई वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ यूज कर सकते हो। कि जैसे कि एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी कॉमा मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, ओके, ये दो फील्ड लेकर के मैं एक रिपोर्ट बनाया। तो यहाँ पर देखो कि ये एम्प्लॉय आईडी है, उसका मैनेजर नल है, बाकी सबके अगेंस्ट में मैनेजर्स हैं, है ना, लेकिन इसके अगेंस्ट में नहीं है। तो अगर हमें चाहिए कि नहीं, मुझे इस एम्प्लॉय जो 100 है उसका मैनेजर चाहिए ही चाहिए, तो कैसे निकालोगे? अब मैनेजर तो इसका है नहीं अगेंस्ट में, तो इसका मैनेजर कौन हुआ? वो खुद ही हुआ, क्योंकि ये सबसे टॉप पोजीशन पे है। इसको कंसिडर कर सकते हैं कि समझ लो वो खुद का ही मैनेजर है, ऐसा भी तो समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ और कुछ नहीं। तो समझ लो ये खुद का ही मैनेजर है, तो अगर मैनेजर आईडी नल है तो एनवीएल में आप यहाँ डालो मैनेजर आईडी, और सेकंड पैरामीटर में आप डालो कि उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या, अगर वो नल हो तो आप उसके बदले में क्या दिखाना चाहते हो। तो बस ये सिंपल है एनवीएल मतलब, कि मैनेजर अगर ये कॉलम नल है तो ये कॉलम का वैल्यू दिखाओ, सिंपल। यानी यहाँ नल होगा तो ये 100 रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है नल तो वो जो है सो वही है। यानी देखो इन सब के केस में उसने रिप्लेसमेंट नहीं किया, सिर्फ जहाँ नल है उसने वहाँ रिप्लेस किया। तो इस तरह से मेरा डेटा जो है मतलब कब कंप्लीट हो गया। और कई बार कैलकुलेशंस में हमें ज़रूरत पड़ता है कि मान लो ऐसा भी होता है, इसमें काम करता हूँ। यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे देखो कमीशंस बहुत केसेस में नल है ना। तो यहाँ पे अगर इन सब लोगों का कमीशंस अगर देखे, और ये कौन से है, चलो लेट्स से कि क्लर्क है, क्लर्क है, और किसका किसका है, तो जॉब आईडी क्लर्क के लिए देखते हैं, वेयर जॉब आईडी इक्वल्स टू एस एच क्लर्क, ओके। तो इसके केस में आपका देखोगे तो कमीशन नल है। लेकिन अगर इसका कमीशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मान लो कि टोटल सैलरी निकालना है, सैलरी प्लस कमीशन, तो क्या करोगे आप? बेसिकली आप ऐसे करोगे, करेक्ट, सैलरी प्लस कमीशन, ये कॉलम का नाम है ना, और इसका नाम दे दोगे टोटल सेल, है ना, कॉमा। तो यहाँ पर देखो कि कमीशन अब भी नल है, क्यों? क्योंकि सैलरी तो है लेकिन कमीशन का वैल्यू नल है, और नल मतलब कि कोई वैल्यू नहीं, तो ये 3600 को जोड़ रहे हैं किस वैल्यू के साथ? तो कोई ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर एटलीस्ट जीरो भी हो तो कम से कम 3600 प्लस जीरो इक्वल्स टू 3600, करेक्ट। तो वो अननोन वैल्यू के साथ तो हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन या कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहाँ भी कमीशन का वैल्यू नल है उसके बदले में ज़ीरो डाल दो, यानी जो अल्टरनेट वैल्यू है वहाँ पे ज़ीरो ट्रीट करो। तो यानी सैलरी प्लस ज़ीरो करके वो टोटल करेगा अब। तो अब देखो कमीशन आया क्या? अच्छा, मैं कहीं गलत देख रहा था क्या? टोटल सैलरी यहाँ पे है, मैं बार बार उधर देख रहा था। ओके, तो एक काम करते हैं, एक बार ये विदाउट नल यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, विदाउट एनवीएल, और एक विथ एनवीएल, ठीक है। लेट्स सी, मेरी गलती थी। हाँ, तो ये देखो जो विदाउट, जिसमें एनवीएल हैंडल नहीं था वो टोटल सैलरी आपका नल 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 था, और जिसमें एनवीएल मैंने हैंडल किया उसमें टोटल सैलरी उसने 3200 दिखा दिया, क्योंकि नल के जगह पे उसने जीरो कंसिडर किया। तो इसलिए हम लोग एनवीएल यूज करते हैं। तो एनवीएल आप सिर्फ यहाँ कॉलम में नहीं, आप यहाँ वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हो, फिर आप इधर यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, पीएल एसक्यूएल में, एवरीवेयर
कहीं भी यूज कर सकते हो एनवीएल को। वो काम क्या करता है बस यही जानना है आपको, कि यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि कॉलम नेम। कि अगर आपका ये कैलकुलेशन में यहाँ पर ऐसे यूज करना है कि वी वेर, है ना, मान लो कि वी अंडरस्कोर टोटल ऐसा करके कोई वैल्यू है, ठीक है, वी टोटल, और वी नम में एक नंबर वेरिएबल है, ठीक है, और आप यहाँ क्या कर रहे हो कि वी टोटल प्लस वी नम, अगर आप ये दोनों को जोड़ करके फिर टोटल में वापस डाल देना चाहते हो, और वी नम में पहले से वैल्यू है 10, तो ये जो आउटपुट है वी नम में तो 10 है, लेकिन वी टोटल में क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया लेकिन उसका वेरिएबल में वैल्यू कुछ नहीं है। तो ये जो ये फिलहाल ये नल है, तो नल प्लस 10, तो ये कभी टोटल नहीं होगा। टोटल वैल्यू फिर से वापस इसमें जो असाइन होगा वो नल ही होगा। तो ऐसे में आप यहाँ पे भी असाइन कर सकते हो कि एनवीएल और कॉमा 0, बस हो गया ख़त्म। तो अब ये 0 ट्रीट करेगा और प्लस 10, 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, और फाइनल वैल्यू अगेन सेम वेरिएबल में ही डाल देगा 10, ठीक है। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हो कंपैरिजन के टाइम पे, एनीवेयर यू कैन यूज। तो इसका यूज के सिर्फ समझो कि काम कैसे करता है, इसका यूज क्या है, ओके। तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि कॉलम, यहाँ पर कोई हार्ड कोड वैल्यू ले सकते हो, या फिर कोई कॉलम नेम ले सकते हो, कोई वेरिएबल नेम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस दो वैल्यू होने चाहिए। इसका मेन मकसद यही है। उसी तरह है यहाँ पे एनवीएल टू। अब एनवीएल टू कैसे काम करता है, इसका नाम रख देते हैं टोटल सेल बिफोर, और ये हो गया टोटल सेल आफ्टर, मतलब एनवीएल से पहले कैसा है, एनवीएल के बाद कैसा दिखता है, ओके। हाँ, अब एनवीएल टू क्या करता है, एनवीएल टू है क्वेलीज है नलीफ है। तो एनवीएल टू में 3 पैरामीटर पास होता है, ठीक है। यहाँ पर एनवीएल टू में एक पैरामीटर हो गया कि आप किसके ऊपर आप कंपैरिजन करने वाले हो, मतलब जैसे मैनेजर आईडी, अगर वो नल नहीं है तो आपको क्या पास करना है, तो नल नहीं है तो मुझे सेम पास करना है, और अगर नल है ये वैल्यू तो मुझे उसके बदले में क्या पास करना है, ऐसा करके वो टोटल 3 पैरामीटर लेता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझोगे, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको हार्ड कोड करके दिखाता हूँ, पहले आप इसको समझ लो। यहाँ पे मान लो लिया मैंने ए, यहाँ पे मान लो मैंने लिया बी, और यहाँ पे मान लो लिया मैंने सी। इसका कहना है कि जो फर्स्ट में है, अगर ये वैल्यू, ये या फिर ये हार्ड कोड वैल्यू हो सकता है, या फिर वेरिएबल हो सकता है, या फिर कॉलम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो अगर इसका जो एक्सप्रेशन का आउटपुट है, या फिर एक्सप्रेशन हो सकता है, अगर ये नल है तो सी प्रिंट करो, और अगर ये नॉट नल है, मतलब इसमें कोई ना कोई वैल्यू है, तो फिर ये बीच वाला पार्ट प्रिंट करो बी। तो अभी तो ये नॉट नल है तो मेरा बी प्रिंट करना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, तो देखो इसने बी प्रिंट किया, यानी इसमें वैल्यू है तो बी को प्रिंट करेगा, अगर इसमें वैल्यू नहीं है तो सी प्रिंट करेगा। तो इसका एक काम करते हैं, वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ ऐसे कर देते हैं नल। तो यानी अगर ये फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर नल है तो क्या प्रिंट करेगा, सी, यानी सी वाले वैल्यू को यूज करेगा अल्टरनेट के जैसा जैसा, ओके। तो देखो अभी सी आया। तो इसमें क्या है, ये वाला एनवीएल में क्या था नॉर्मल, कि अगर पहला एक्सप्रेशन अगर नल है तो सेकंड वैल्यू को ट्राई करता था, है ना। इसमें दूसरा फंडा है कि आप पहला वैल्यू ऐसे रखो, अगर नल है तो क्या करना है, नॉट नल है तो क्या करना है। तो इसमें थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा है एनवीएल टू में। ये बात समझ में आई। तो एनवीएल टू का ये फंडा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉइलिज। ये इसका काम क्या है, ये और थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है। इस ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फीचर है इसके पास, ओके।
इसमें एक साथ कई पैरामीटर्स पास करो। इसमें जैसे 3 था ना, इसमें ऐसा 3 नहीं, आप कई भी डाल सकते हो। मान लो यहाँ पे हम डी भी पास कर सकते हैं, इसका लिमिट नहीं है, 4 5 6 जितना डालना है डाल दो। लेकिन इसका कंफर्म है कि आपको 3 पास करना ही करना है। इसमें कंफर्म है कि आपको 2 वैल्यू पास करने ही करने हैं ब्रैकेट के अंदर। इसमें है कि आपको इसका ये फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट वाला वैल्यू अगर नल है तो ट्राई करेगा सेकंड में। अब पता चला कि सेकंड वाला कॉलम में भी वैल्यू नहीं है, तो फिर से अगेन वो आगे बढ़ेगा, ट्राई करेगा क्या इसमें है क्या। अगर यहाँ मिल गया तो फिर इसको प्रिंट कर देगा, फिर वो आगे चेक नहीं करेगा। आगे आपने डिफाइन करके रखा है बट चेक नहीं करेगा। अगर फिर भी इसमें भी नहीं मिला तब वो आगे चेक करेगा क्या ये भी नल है क्या। समझ में आ रही है? तो इसमें इतना सारा ऑप्शन है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी में वैल्यू मिल ही जाएगा। मतलब इसका ये एक्सपेक्टेशन है, इस तरह का डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कॉइलिज का कैसे काम करता है। ओके, तो देखो अभी कहीं भी नल फर्स्ट में ही नॉट नल है तो वो खुद को ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि वो उसने आगे चेक ही नहीं किया। अब ये फर्स्ट को अगर मैं नल कर दूं, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और ये स्टार हटा देता हूँ अननेसेसरी। ठीक है, और ये जैसे था वैसे रखता हूँ। हाँ, तो अभी देखो फर्स्ट को नल किया तब वो बी प्रिंट कर रहा है ना। यानी यहाँ नहीं मिला वैल्यू तो आगे ट्राई किया क्या इधर है क्या, तो उसको यहाँ मिल गया, फिर वो आगे चेक नहीं किया। अब अगर इसको भी नल मतलब सेकंड वाले कॉलम में या वेरिएबल में या एक्सप्रेशन में वैल्यू नल मिला तो वो थर्ड वेरिएबल में चेक करेगा क्या यहाँ पे मुझे नॉट नल है क्या, तो वो उसको यूज करेगा। देखो यहाँ उसने सी को देख चेक किया, प्रिंट किया, यहाँ नल मिला तो यहाँ गया, यहाँ नल मिला तो फिर से आगे बढ़ गया। समझ में आ रही ना बात? तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा जहाँ तक आप डिफाइन करके रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप 3 ही रखो या 5 रखो, आप हम इतना ही रखेंगे, मान लो कि इतना ही रखना है मुझे, तो इतना ही रहेगा। अगर ये भी नल डाल दोगे तो ओवरऑल ये नल ही होगा, क्योंकि अब आगे उसने आपने दिया ही नहीं चौथा ट्राई करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो इसमें ज़्यादा मतलब नल को हैंडल करने के लिए इसमें ज़्यादा फैसिलिटी है। इसमें आपका क्या था कि ये नल है तो इसको ट्राई करो, अगर ये भी नल होता तो नल ही रिटर्न करता, करेक्ट, क्योंकि उसके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना डालना डाल दो। क्लियर? ठीक है, इसको इधर डाल देता हूँ। उसी तरह एक नल इफ है। नल इफ में एक एनवीएल हो गया, एक एनवीएल टू हो गया, कॉइलिज हो गया। अब नल इफ में क्या है कि ये थोड़ा अलग है इसका फंडा। नल इफ में 3 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, ये बोलता है कि अगर पहला वैल्यू, सॉरी 2 वैल्यू होता है, आई एम सॉरी, 2 पैरामीटर होते हैं। इसका फंडा ये है कि अगर ये दोनों मैच करेगा तो वो नल रिटर्न करेगा। और अगर ये 2 पैरामीटर जो आपने पास किए हैं दोनों का वैल्यू अगर मैच नहीं करेगा तो ये फर्स्ट पैरामीटर में जो वैल्यू आपने दिए थे वो रिटर्न करेगा। ये अलग ही है, ये नल के लिए बेसिकली नहीं है। ये बोल रहा नल इफ मतलब, इफ मतलब कि अगर ये दोनों मैच करेगा तो नल रिटर्न करेगा, इसका ये कहना है। इसके लिए फंक्शन का नाम ही है नल इफ। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर मैंने दोनों का एक्सप्रेशन एक ही है तो ये नल रिटर्न करेगा। यानी चेक ये कंपैरिजन के लिए एक तरह से है। ठीक है, तो देखो इसने नल रिटर्न किया क्योंकि दोनों का वैल्यू एक है। अगर किसी का भी वैल्यू डिफरेंस हो गया तो ये फर्स्ट वाले को रिटर्न करेगा ऑलवेज। अगर दोनों में डिफरेंस है तो ये ए रिटर्न करेगा। तो यही नल इफ है। इसका हम लोग उतना यूज़ नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर आप कोयलीज को यूज़ कर सकते हो, एनवीएल टू को, एनवीएल को यूज़ कर सकते हो, बट ये ऐसे ही समझने के लिए जान लो, कभी कहीं देखो या सब तो उस समय सरप्राइज ना हो। या फिर यूज भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में यूज करने के लिए है इसका कहीं पर एप्लीकेबल सिनेरियो। ठीक है। ठीक है, तो एक में नल है एक में ए है। कहाँ गया? कोयलीज में, इधर डाल दिया मैं। तो ये दोनों खत्म। अब आते हैं एग्रीगेट फंक्शंस में। एग्रीगेट में है डिस्टिंक्ट है, प्रॉक्स डिस्टिंक्ट काउंट है।
तो इसमें डिस्टिंक्ट क्या होता है कि आपको इसमें से जो भी कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम्स को आप अगर चाहते हो कि उसमें डिस्टिंक्ट तो मतलब कि बिना डुप्लीकेट किए, हाँ, बिना डुप्लीकेट किए आपका कितने काउंट है ऐसे, कि जैसे कि उसको दोबारा उसका ऑकरेंस आपको नहीं काउंट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बार 90 आया, उसके बाद हम 90 को दोबारा काउंट नहीं करेंगे, तो काउंट अभी मेरा वन चल रहा है, वन चल रहा है, वन चल रहा है। जैसे 60 आया डिपार्टमेंट, अगर मैं डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट का बात करूँ तो यहाँ पर 90 यानी एक डिपार्टमेंट, ये काउंट नहीं करेगा, ये काउंट नहीं करेगा। फिर डिस्टिंक्ट यहाँ पर दूसरा है, तो सेकंड ऑकरेंस हुआ डिपार्टमेंट का, फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फिर यहाँ थर्ड ऑकरेंस यहाँ पे। तो सबका एक एक वैल्यू लेगा डिस्टिंक्ट, सबका रिपीटिंग जो है उसको नहीं लेगा, सिर्फ जितने भी अलग अलग एक ग्रुप है उसका एक एक वैल्यू लेगा, ठीक है। तो आप ये आउटपुट अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लेट से मैं यहाँ डाल रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी, अगर सिर्फ ऐसे करते हैं सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी, तो ये सारे रो मिलेंगे आपको 107, है ना, 107, क्योंकि इसमें 90 के भी मल्टीपल ऑकरेंसेस हैं, 60 के हैं, 100 के हैं। अब इसी में हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे मल्टीपल देख, बार बार देख के क्या करेंगे, एक बार में एक का एक ही दिखाओ, तो हम यहाँ पर आगे में लगा देंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट देखो, 90 के एक, 30, 70, 100 के एक, तो हमें पता चला अच्छा डिस्टिंक्ट हमारे पास टोटल 11 डिपार्टमेंट्स है, एक तो नल है ना, तो वो भी डिस्टिंक्ट में आएगा। तो टोटल हमारे पास 11 डिपार्टमेंट्स हैं आउट ऑफ 107 एम्प्लॉयज़, मतलब 107 एम्प्लॉय है हमारे पास, लेकिन वो 107 कितने डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल 11 ही डिपार्टमेंट है जिसमें वो सब असाइंड है ना। तो अगर ऐसा जानना है तो उसके लिए डिस्टिंक्ट है, सिर्फ एक कॉलम को लेकर के नहीं, आप चाहो तो कई बार मल्टीपल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन पे भी डिस्टिंक्ट देख सकते हो, कि जैसे कि इसमें ऐसा एग्जांपल है क्या, लेट मी सी। जैसे आप इस पे भी देख सकते हो जॉब आईडी पे, तो मान लो कि आपको अगर ऐसे देखना है कि जॉब आईडी कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पे कितने डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखेंगे तो 107 मिलेगा, है ना, ये। लेकिन अगर इसके ऊपर आगे में डिस्टिंक्ट लगा दो कि मुझे ये दोनों का कॉम्बिनेशन पे देखना है, और एक काम करते हैं, ऑर्डर बाय 1,2 ऑर्डरिंग करते हैं ताकि समझ में आए। तो अकाउंट्स और 110 का एक ही है, अगर सिर्फ डिपार्टमेंट लिए होते तो देखो ये 110 दोबारा नहीं आता, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक है ना, तो इसलिए दो बार दिख रहा है। अकाउंट का 110 के साथ, मैनेजर का 110 के साथ, मतलब अकाउंट मैनेजर। उसी तरह यहाँ पर देखो एडी प्रेस 90, एडी वीपी 90, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन से हमें दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट कितने हैं। तो ऐसे टोटल 20 कॉम्बिनेशंस हैं, तो डिस्टिंक्ट आप ऐसे यूज कर सकते हो कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी 50 है उसमें टोटल 3 तरह के जॉब आईडीज हैं। आप इसका मतलब ये भी निकाल सकते हो कि डिपार्टमेंट 80 है उसमें टोटल 2 तरह के जॉब आईडीज हैं, 100 के अंदर 2 तरह के जॉब आईडी है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे समझोगे, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसी तरह एक है अप्रॉक्स डिस्टिंक्ट काउंट, अप्रॉक्स काउंट डिस्टिंक्ट, ओके। ये भी वही है आपके जैसे, मतलब इसका भी मतलब वही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ब्रैकेट में आपको पास करना पड़ता है वो, ओके। तो ये आपको बताएगा डिस्टिंक्ट 11 है, उस समय टोटल 12 आ रहा था, लेकिन वो नल वाला इंक्लूडिंग दिखा रहा था, ये नल को हटा करके किया है। तो ये 12C से ये नया फीचर आया है कि अप्रॉक्स काउंट डिस्टिंक्ट करके, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपका इस टेबल में मान लो कि 10 लाख रिकॉर्ड है, तो वो आप अगर सिर्फ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी करोगे तो वो क्या होगा कि उस समय आ, हर एक रो को सर्च करेगा और उसमें से डिस्टिंक्ट ढूंढेगा 10 लाख रिकॉर्ड में से, और वो टाइम कंज्यूम करेगा, करेक्ट, एट दैट टाइम।
और ये अप्रॉक्स काउंट डिस्टिंक्ट क्या करता है कि अप्रोक्सीमेटली आपको जो टेबल स्टैटिस्टिक्स होता है ना, अ, हर एक टेबल का अपना एक स्टैटिस्टिक्स बना के रखता है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने डिस्टिंक्ट हर एक कॉलम का वैल्यू है, वो उनका एक अपना मेटा डेटा टेबल है। तो वहाँ से वो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है और वहाँ से उठा करके ये जो भी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है उसके हिसाब से उठा के ये आपको दिखा देता है। और इसलिए इसका नाम रखा है अप्रॉक्स, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये एग्जैक्ट नहीं है। कि अगर मान लो कि 10 लाख रिकॉर्ड है और उसका डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट मान लो 10,000 है मान लो एक्चुअल, तो ये अप्रोक्स करोगे तो जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कि लेटेस्ट आपका टेबल का स्टैटिस्टिक्स गैदर नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है कि 10,000 की जगह पे ऐसा ही हो, है ना, 9,999, एक दो छोड़ सकता है, क्योंकि वो उसका जिस समय स्टैटिस्टिक्स गैदर हुआ था उसके बाद कुछ नए रिकॉर्ड इंसर्ट हुए होंगे, तो उसको वो कंसिडर नहीं किया होगा। इसलिए अप्रॉक्स है, तो आपको एटलीस्ट अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ इतने रिकॉर्ड्स हैं आपका। अगर इससे काम चल रहा है तो आप ऐसे वाली चीज़ को यूज कर सकते हो। ये परफॉर्मेंस वाइज आपको अच्छा हेल्प करेगा। तो जो भी टेबल हम लोग बनाते हैं उसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, वो ओरेकल क्या करता है, उस टेबल का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक मेटा डेटा जैसा अपने पास अलग से रखता है कि कौन से कितने कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम का डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितना है, वो अलग से एक मेटा डेटा टेबल में स्टोर करके रखता है। ठीक है। जैसे एक मेटा डेटा टेबल का नाम है यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर कॉल्स प्रोबेबली। ठीक है, ये देखो कौन सा टेबल है हर एक का। यहाँ पे मैं इसको वेयर क्लॉज में अगर टेबल का नाम डालूँ एम्प्लॉयज़ बैकअप, वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू, ये कैपिटल करना होगा इसको। अरे यार, इस टेबल के बारे में जानना है तो इस टेबल में टोटल 12 कॉलम्स हैं, इसलिए 12 रिकॉर्ड आए, जितने कॉलम्स उतने रिकॉर्ड यहाँ दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका डेटा लेंथ क्या है, ये देखो नम डिस्टिंक्ट करके है, इसको आगे बढ़ाओ अगर, यहाँ देखो नम डिस्टिंक्ट दिख रहा है, 11 है। तो यहाँ से उठा के दे दिया उसने, टेबल में डेटा को सर्च नहीं किया उसने, सीधा इस टेबल में गया जो उसके पास मेटा डेटा था और वहाँ से नम डिस्टिंक्ट उठाया और दे दिया। समझ में आई बात कैसे लाया। तो इसने रन टाइम में एम्प्लॉय बैकअप टेबल में घुस करके रो को एक एक करके सर्च नहीं किया, सिंपली ये अपना जो मेंटेन करके रखा था वहां से उठा के ला के आपको दे दिया। यही है उसका फंडा। कल हो करके अचानक से आप 107 रिकॉर्ड है ना अभी 107, अभी अचानक से 1 लाख रिकॉर्ड डाल दोगे तो ये तुरंत अप टू डेट नहीं होता है, करेक्ट। तो ये भी अपना टाइम टू टाइम अप टू डेट करता है, लेकिन समटाइम्स अगर उसके अपडेट होने से पहले अगर आप फिर से ये अप्रोक्स डालोगे तो अब भी आपको 11 ही दिखेगा, आप बोलोगे कि यार मैंने तो अभी इतना डेटा डाला है। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स को अपडेट होना पड़ता है, और वो अपडेट होगा तो फिर यहाँ 11 की जगह पे मान लो 1,000 या 10,000 होगा, तो फिर आपको ये अप्रोक्स काउंट फिर 10,000 देगा। तो समटाइम्स ये आपको थोड़ा सा आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन अगर आप डिस्टिंग करोगे तो हमेशा एक्यूरेट देगा। लेकिन उसका भी ड्रॉबैक ये है कि वो थोड़ा स्लो होगा और ये फास्ट होगा, क्योंकि इसको टेबल में सर्च करना नहीं होता है। क्लियर। सर फिर से समझाइए ना, ये क्लियर नहीं अप्रोक्स का। ठीक है, हाँ बताता हूँ। इसको पहले लिख लो। हाँ, तो डिस्टिंक्ट करते थे अगर, डिस्टिंक्ट जॉब आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, तो वो पहले क्या करेगा, वो पहले हमारा अलग से क्वेरी करेगा। मतलब डेटा तो पहले वो उसको डेटाबेस से लाना ही पड़ेगा मेमोरी में, है ना। तो वो पहले इतना सारा डेटा उठा के ले आएगा, इतना सारा मतलब नहीं लाएगा, सिर्फ जो कॉलम पे जितना आप लिया है उतना। तो लेट से उसने पहले ये दो कॉलम को, इस पे डिस्टिंक्ट मारा आपने तो ये दो कॉलम को मेमोरी में ले आएगा, तो यहाँ उसको ढेर सारा मिल रहा है, करेक्ट।
हर एक का मल्टीपल मल्टीपल मिल रहा है, जितना उठाया उतना ले आया। अब ये आप बोल रहे हो कि डिस्टिंक्ट करो, डिस्टिंक्ट बताओ मुझे ये रिपीटेड नहीं चाहिए, है ना। देखो वीपी 90 दो बार है, तो उसको रिपीटेड आपको नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर फिर वो फिल्टर अप्लाई करेगा कि ये ठीक है, डिस्टिंक्ट है, क्या ये कॉम्बिनेशन है, तो ले लिया। क्या ये कॉम्बिनेशन पहले था, आया था क्या, तो यस आया था, तो इसको वो नहीं लेगा, है ना। फिर इसको लेगा, फिर देखेगा कि ये कॉम्बिनेशन आया था क्या, तो नहीं लेगा। तो उसी तरीके से ये डिस्टिंक्ट का अपना मेथड अप्लाई करेगा, इसका एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से ये डिस्टिंक्ट निकाल लेगा और आपको टेबल से सारे डिस्टिंक्ट छांट करके टोटल उसने 20 रिटर्न कर दिए, है ना। अब ये अप्रॉक्स डिस्टिंक्ट काउंट क्या होता है, ये जब आप इस टेबल पे अप्लाई ऐसे करके क्वेरी करोगे, तो ये आपका इस केस में क्या हो रहा था कि पहले वो डेटा को फेच किया, फिर उसके ऊपर अपना उसने एल्गोरिदम अप्लाई किया और उसके ऊपर दिमाग लगाया, तब आपको डेटा रिटर्न किया रन टाइम में, और वो एक्यूरेट भी है, मतलब उसने रियल डेटा पे जो टेबल में डेटा है उसके ऊपर काम किया। यहाँ पे जो किए, ये इस टेबल पे भले ही मैंने लिखा है, लेकिन ये क्या किया कि ये एम्प्लॉय बैकअप टेबल से डेटा फेच नहीं किया। ये चीज़ जानने के लिए कि डिस्टिंक्ट कितने हैं, उसको जानने के लिए इसने एम्प्लॉय बैकअप टेबल से डेटा नहीं फेच किया। उसने इस टेबल के अगेंस्ट में, ओरेकल खुद एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें हर एक टेबल का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सिर्फ एक ही टेबल नहीं, इसमें जितने टेबल्स हैं ना इस स्कीमा में, जैसे एम्प्लॉयज बैकअप, डिपार्टमेंट्स टेबल, हर एक टेबल के अगेंस्ट में और हर एक कॉलम के अगेंस्ट में वो बहुत सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एक सेपरेट टेबल में, ठीक है। तो तो उस टेबल में वो मेंटेन करता है कि जैसे जॉब आईडी अगर कॉलम है तो उसका डेटा लेंथ क्या है, डेटा टाइप क्या है, उसमें कॉलम आईडी क्या है, और कॉलम आईडी मतलब 7वें पोजीशन पे है क्या कॉलम, जैसे सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी है ना, तो एम्प्लॉय सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, करेक्ट। ये वाला लाइन देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी है, जब आप सेलेक्ट स्टार करते हो तो ये सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। उसी तरह जॉब आईडी में डिस्टिंक्ट कितने वैल्यूज हैं जॉब आईडी में, तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ रखता है। तो जॉब आईडी का डिस्टिंक्ट वैल्यू देखो 90 इसने स्टोर करके रखा है, पहले से कैलकुलेट करके ही रखा है ऑलरेडी, ताकि जब भी इसका ज़रूरत पड़े तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने की नहीं पड़े। यहाँ पर इसने जो कैलकुलेशन किया ना, डेटा फेच किया, फिर एल्गोरिदम लगाया, फाइंड आउट किया कि डिस्टिंक्ट कितने हैं, तो वो काम उसने पहले से हर एक कॉलम के लिए कर रखा है। देखो सबका डिस्टिंक्ट काउंट उसने निकाल के रखा है पहले से अपने टेबल में। जो यूजर्स के नहीं है, वो खुद के एक टेबल में मेटा डेटा इसको बोलते हैं, यानी टेबल के डेटा के बारे में डेटा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी उसने डेटा निकाल के रखा है। अब आप जैसे ही ये वाला फंक्शन यूज करोगे, तो ये फंक्शन आपका रियल टाइम में ऐसा कैलकुलेशन नहीं करता है, क्योंकि उसने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है। तो वो बस आपने यहाँ अंदर पास क्या किया डिपार्टमेंट, तो वो तुरंत बोलेगा कि ठीक है, अच्छा ये वाला डिपार्टमेंट का आपको चाहिए, तो सीधा उठाएगा यहाँ से 11, यहाँ उसने पहले से कैलकुलेट करके रखा था डिस्टिंक्ट वैल्यू, बस उसको सीधा तुरंत रिटर्न कर देगा। तो ये फास्ट हो गया ना। तो ये हर एक कॉलम के अगेंस्ट में कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, ऐसा समझो। और वो बस अपने कैलकुलेटेड वाले जो टेबल में है वहाँ से मेटा डेटा से उठा के आपको काउंट दे देगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप अभी इसने 11 यहाँ कैलकुलेट करके रखा, तो ये कैलकुलेट तो हर समय नहीं करते रहता है ना। अभी अचानक से आपने 1 लाख रिकॉर्ड फिर से डाल दिया नया, तो ये दोबारा ये कैलकुलेट करें, इसको करना पड़ेगा, है ना। 1 लाख रिकॉर्ड डाले तो इसको फिर से सबका वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, वापस से रिकैलकुलेट करना होगा। तो रिकैलकुलेट तो तुरंत तुरंत नहीं होता है, समटाइम्स इसका कोई शेड्यूल होगा कि एवरी 2 आवर्स, या फिर इंसर्ट होने के बाद, कमिट होने के बाद कुछ टाइम बाद करेंगे, या कुछ इसका क्या लॉजिक है। तो वो कुछ टाइम के बाद ये उसको कैलकुलेट करता है, यानी इसको स्टैटिस्टिक्स गैदर करना बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स गैदर करने में शायद से मान लो कुछ समय लग गया, या फिर कुछ टाइम बाद वो स्टार्ट होगा वो प्रोसेस। उस बीच में आप अगर फिर से अप्रॉक्स काउंट निकालोगे, तो तब तक तो मेरा ये डेटा ओल्ड ही है ना, यहाँ पे जो पुराना कैलकुलेशन था। तो वही मेरा कहना है कि अगर ये फंक्शन यूज करोगे, तो इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत फास्ट होगा, क्योंकि ये रियल टाइम में कैलकुलेट नहीं करता है, रखा रखाया जो कैलकुलेट करके लाया है उसको दिखाएगा। तो ये फास्ट होता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि समटाइम्स ये ओल्ड डेटा दिखा सकता है, क्योंकि आपने, क्योंकि, अपडेटेड नहीं हो। हाँ। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये लेटेस्ट जब भी देगा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा,
तो दोनों का अपना अपना फायदा नुकसान है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक अंदाज़ा लेना है कि उसमें लगभग कितने हो सकते हैं, आपको एग्जैक्ट का मतलब नहीं है, होता है ना कई बार कि ठीक है बस एक जान ले कम से कम लगभग लगभग कितना है, अगर वैसा जानना है तो आप अप्रोक्स यूज कर सकते हो। यस। ठीक है। तो ये है अप्रोक्स का मतलब, ये दोनों डिस्टिंक्ट ही है। अगर आप यहाँ डिपार्टमेंट की जगह पे यहाँ पे अगर जॉब आईडी पास करोगे, तो ये जॉब आईडी के अगेंस्ट में इसने 19 रखा है ना ये वाला, तो ये तुरंत जॉब आईडी के अगेंस्ट में 19 देकर रिटर्न कर देगा। देखो ये तुरंत यहाँ इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करेगा कि पहले जॉब आईडी का डेटा लाएगा फिर उसको एक एक करके छांटेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है, वो वहाँ से ले आएगा वो। दिस इज द पर्पस ऑफ, इसलिए इसका नाम भी है अप्रॉक्स, ताकि लोग समझो कि भाई ये अप्रॉक्सीमेट है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट। ओके। एवरेज सम काउंट, ये सब बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा मुझे बोलना पड़ेगा। तो स्टार अगर करो, यस। ठीक है। तो एवरेज एंड सम एंड काउंट क्या होता है, बस आपको अगर टोटल चाहिए, टोटलिंग करना है, अगर सम ऑफ सैलरी, फिर एवीजी ऑफ सैलरी यानी एवरेज ऑफ सैलरी अगर चाहिए, ये ग्रुप फंक्शन है। ठीक है। एक तरह से ये मतलब कि पहले वाले जितने फंक्शंस आपको बताएं वो मैंने बताया था ना कि सिंगल रो फंक्शंस थे, कि मतलब कि एक रो के लिए एक वैल्यू को उठाता था और उस ये एज ए इनपुट लेता था, फिर आउटपुट भी एज ए वन ही रो करता था। अब ये सब क्या करता है कि मल्टीपल रोज को एक साथ प्रोसेस करता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है। क्योंकि सम ऑफ सैलरी मतलब आपको जैसे कि सम ऑफ 9,000, क्या फ़ायदा 9,000 को, वो तो 9,000 ही में आएगा ना। तो ये सिंगल रो फंक्शन नहीं है, मल्टीपल है, कि अगर सम ऑफ 9,000 और फॉर वन डिपार्टमेंट, तो एक समझ में आएगी बात। तो ये क्या करेगा कि मल्टीपल रोज एक साथ इनपुट लेता है और उसको टोटल करके सिंगल वैल्यू देता है। तो ये सब इसलिए इसको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, की एग्रीगेट ऑफ रिकॉर्ड मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करता है एक साथ। ठीक है। सम हो गया, एवरेज हो गया, और क्या था, काउंट। काउंट है। तो काउंट भी ले सकते हो, काउंट ऑफ लेट्स से एम्प्लॉय आईडी। तो ये सब देखो बस हो गया कि इस पूरे इंटायर टेबल में टोटल जो सैलरी है यानी जितने इम्प्लॉयज़ हैं उसमें ये 5,75,000 समथिंग सैलरी है सबका मिला करके। फिर एवरेज सैलरी क्या है, तो 5,300 कुछ। फिर टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 107। तो ये सारे एक साथ रो को प्रोसेस करके सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब इसी में है कि आप अगर डिपार्टमेंट आईडी वाइज चाहिए तो डिपार्टमेंट आईडी वाइज कर दो, कि अगर मुझे नहीं टोटल नहीं चाहिए, ऐसे डिपार्टमेंट आईडी वाइज टोटलिंग चाहिए, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी कॉलम ले लो एंड ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट डाल दो, तो ये डिपार्टमेंट आईडी वाइज दे दे रहा है ना। ठीक है। डिपार्टमेंट 10 का टोटल सैलरी 4,400, एवरेज 4,400, शायद इसमें एक ही एम्प्लॉय, देखो एक ही है इसलिए। डिपार्टमेंट 20 में दो एम्प्लॉय हैं, टोटल 19,000 है, एवरेज है 95, एक आदमी का सैलरी। तो ये सब फंडा है ग्रुप फंक्शंस का, मतलब एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम करते हैं। डिपार्टमेंट आईडी वाइज अगर आपको जॉब आईडी वाइज भी और थोड़ा सा ब्रेकअप चाहिए, तो फिर यहाँ पर जॉब आईडी कॉलम भी ग्रुप बाय में डाल दो, फिर जॉब आईडी वाइज भी मिल जाएगा आपको, है ना। और इसको ग्रुप बाय की जगह पे यहाँ पे लिख दो ऑर्डर, ताकि आपको डेटा सॉर्टेड में आएगा तो समझ में आएगा। डिपार्टमेंट 10 के अंदर, डिपार्टमेंट 20 के अंदर दो अलग अलग जॉब आईडीज़ हैं और उन दोनों का ऐसा है। देखिए इसमें ज़्यादा ब्रेकअप हो रहा है, आपको अगर जैसा नहीं चाहिए तो फिर आप डिपार्टमेंट आईडी वाइज कर सकते हो, या फिर ओनली जॉब आईडी कर सकते हो, या फिर टोटल, जैसा आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से, है ना। यस। मैप भी है हाँ हाँ, ऐसा बहुत सारा है, वो ऐसे लिखा है मैंने, शायद ये ऊपर है, देखो यहाँ ऊपर नीचे। तो यहाँ पे मिन मैक्स भी ले सकते हो,
मिनिमम सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट अगर चाहिए तो क्या होगा, चलिए काम करते हैं, फिलहाल जॉब आईडी को हटा देते हैं। तो अगर मिनिमम देखना है तो मिनिमम ऑफ सैलरी कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी क्या है और मैक्सिमम सैलरी क्या है? 6,000 है मिनिमम, सारे एम्प्लॉय में से सबसे छोटा सैलरी 6,000 है उस डिपार्टमेंट का। किसी में ज़्यादा है क्या, ये है। मान लो डिपार्टमेंट 50 है तो इसमें टोटल सैलरी इतना है, एवरेज इतना है। 45 एम्प्लॉय है इस डिपार्टमेंट में, और उस डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी किसका है, मतलब कितना है किसी बंदे का, तो 2100। सबसे अधिक सैलरी 8200 है उस डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय का। तो ये मिन मैक्स भी यूज कर सकते हो। उसी तरह एवरेज एग्री ये भी है, लिस्ट एग, लिस्ट एग्रीगेट इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी भी प्रिंट करना है, तो एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करेंगे तो ये तो फिर से ढेर सारा लाइंस आ जाएगा ना। जैसे मान लो यहाँ पर 45 एम्प्लॉय है, तो ये 45 एम्प्लॉय कौन कौन एम्प्लॉय को मिला करके है, मतलब ये इसमें 6 है तो इसमें कौन कौन से 6 एम्प्लॉय आईडीज है, वो अगर जानना है या फिर उसका नाम जानना है तो यहाँ पर लिस्ट एग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी लिस्ट एग्रीगेट क्या करता है कि एक कॉमा सेपरेटेड एक ही रो, ये भी एक ही वैल्यू रिटर्न करता है मल्टीपल के जगह पे, तो वो आपस में जोड़ देता है एक ही रो में, ठीक है। तो लिस्ट एग्रीगेट में आप बस सिंपली आप सेपरेटर दे दो कि किससे आपको लिस्ट एग्रीगेट करना है, तो और ये आपको कॉमा सेपरेटेड देखो दे देगा, है ना। ये एवरेज सैलरी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके ऊपर मैं राउंड लगा देता हूँ, अननेसेसरी 2 पे कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो गया। और इसका कॉलम नेम भी करते तो और छोटा हो जाएगा, ताकि इधर देख पाऊँ। सारे का एक एक अलियास दे देता हूँ, ठीक है, सब छोटा हो गया। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में 6 एम्प्लॉय है ना। तो 6 में से कौन कौन से 6 हैं, तो यहाँ पर देखो 6 कॉमा सेपरेटेड है, ये एम्प्लॉय आईडीज़ है 114 115, ये उसके अंदर ये एम्प्लॉयज़ है। तो ये लिस्ट एग्रीगेट है, मतलब किसी भी कॉलम का वैल्यू को आप एक ही रो में दिखाना है, कॉमा सेपरेटेड या कोई और सेपरेटेड, जरूरी नहीं कि कॉमा ही हो। आपको अगर कोई और सेपरेशन चाहिए, ऐसा एक्सक्लामेशन ये कॉलन चाहिए तो कॉलन सेपरेटेड हो जाएगा, है ना। तो आपको जैसे जो सेपरेटर यहाँ पर सिंगल कोट में पास करोगे उससे सेपरेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें 34 है तो इसमें 34 टाइम्स से अलग अलग सारे एम्प्लॉय आईडीज होंगे, ओके। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, एवरेज तो था ही इसमें, काउंट भी है, तो ठीक है, इसको हटा दो, ओके। तो ये सब हो गया, सम काउंट मिन मैक्स लिस्ट टैग हो गया। अब सिर्फ बचा रैंक और डेंस रैंक। ये बेसिकली बस आपको रैंकिंग निकालने के लिए काम आता है कि आपको एवरेज मतलब कोई एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से कितने रैंक पे है, या फिर ग्रेड के हिसाब से कितने रैंक पे है, अगर ऐसा चाहते हो किसी का निकालना तो आप रैंक निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, और ये रैंक और डेंस रैंक का स्ट्रक्चर है। अरे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे डेंस रैंक लिखो ब्रैकेट में, ओवर, और आपको सैलरी पे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में,
क्योंकि उसका टॉप अगर चाहिए, मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा सैलरी है वो रैंक 1 हो, उसी उस ऑर्डरिंग में चाहिए, तो आपको ऐसे लिखना होगा। फिर रैंक लिखो, और उसमें भी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग चाहिए। तो पहले इसको देख दो। तो यहाँ देखो रैंक और डेंस रैंक में दोनों रैंक निकालता है, ठीक है। और ये इसने भी सैलरी का डिसेंडिंग पे, इसने भी सैलरी का डिसेंडिंग पे, कि जिसका सबसे ज़्यादा सैलरी है वो रैंक 1 होगा। तो यहाँ देखो रैंक 14,000 है तो ये रैंक 1 हुआ है, 13,500 है तो रैंक 2 हुआ। तो दोनों का काम वही है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो है रैंक जो है ये नंबर को स्किप करता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 अगर किसी का सेम है, सेम रैंक है, तो वहाँ पर ये नंबर स्किप करता है। कहीं तो होगा, इसको देखने दो नीचे। हाँ यहाँ पे तो है। यहाँ देखो इसने क्या किया, 4 4 किया। ये दोनों का सैलरी एक ही है ना, तो दोनों एक ही रैंक में आएगा, करेक्ट। 4 4 आया, लेकिन रैंक ने यहाँ क्या किया कि चूंकि ये 4 था तो ये पांचवा होना चाहिए, करेक्ट। तो ये 5, यहाँ भी 4 हुआ तो उसने 5 नंबर को स्किप कर दिया यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट रैंक उसने दे दिया 6। और ये डेंस रैंक क्या करता है कि नहीं, आपका अगर रिपीट भी हो रहा है, यानी ये जो 4 के बाद ये 5 होना चाहिए, करेक्ट, लेकिन रैंक सेम था इसलिए उसको 4 देना पड़ा, तो वो अगला रैंक कंटिन्यू फिर भी करता है, कि ये वाला बंदा वो 5 से स्टार्ट करेगा। लेकिन रैंक के केस में क्या है कि 4 था तो इसको वो 4 दिया, लेकिन वो इंटरनली वो 5 को कंटिन्यू करता रहा, और फिर अगले वाले को 6 दिया। तो इसमें जो नंबर है ना आपका कंटिन्यूस नहीं होगा रैंक में, लेकिन इसमें नंबर आपको एनी वे कंटिन्यूस होगा। 4 के बाद 5 6, भले 7 3 टाइम आया लेकिन वो 8 आएगा। अब यहाँ देखो क्या किया इसने, 7 था तो ये उसके लिए 8 हुआ। अब ये इंटरनली उसको इसने 9 समझा, फिर ये 10 समझा, तो उसने देखो नेक्स्ट 11 किया। लेकिन यहाँ क्या किया इसने, 7 के बाद फिर 8 ही दिया, भले ही मल्टीपल टाइम्स आए। तो बस यही डिफरेंस है रैंक डेंस रैंक में। तो आपको चाहिए कि टॉप 5 बंदे चाहिए, अगर कि जिसका सैलरी अच्छा हो, तो वो सब आप कर सकते हो। कि ये पार्ट को मैंने क्या किया, यहाँ पे अंदर डाल दिया है ना, ऐसा ब्रैकेट के अंदर, ये सेम चीज़ को यहाँ पे। अब यहाँ पर आप यहाँ पर से वेयर, यहाँ पर बाहर में वेयर क्लॉज लिख सकते हो, सब क्वेरी है नहीं है। तो वेयर यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेंस रैंक लेस देन 6। तो टॉप 5 बंदे जो हैं मिल जाएंगे, कि टॉप 5 रैंकर, है ना। डेंस रैंक का निकाला मैंने, कि 5वें पोजीशन पे किसका अच्छा सैलरी है, 4 3 2 1 ऐसे करके। क्योंकि रैंक अंदर से मैंने निकाल ही दिया था, ये क्वेरी अगर रन करेंगे अंदर में तो वैसा हो रहा है। उसी तरह टॉप 10 चाहिए तो टॉप 10। अब जरूरी नहीं कि ये जो सैलरी मैंने सबसे ख़राब सैलरी अगर किसी का देखना है उसमें रैंकिंग करना है। तो यहाँ पर जो सैलरी का डिसेंडिंग पे रैंकिंग कर रहे थे वैसे ही सैलरी पे असेंडिंग पे हो जाएगा। तो डिसेंडिंग हटा देगो तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होगा एनीवे। तो यहाँ से डिसेंडिंग हटा दो या फिर ASC लिख दो, तो ये उल्टा हो जाएगा। कि देखो सबसे ख़राब में ये देखो, क्योंकि निगेटिव में है, फिर ये है 2100, तो देखो उल्टा हो गया अब रैंकिंग, यानी सबसे ख़राब रैंकिंग किसका है। तो अगर टॉप 5 ख़राब रैंकिंग देखना है तो इसको फिर से ऐसे करो। तो ये सब लोगों का सैलरी बहुत ख़राब है, समझ में आई बात। तो ये सब यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग का चक्कर है। ओके, कहाँ गया। तो ये फंक्शंस ख़त्म।